हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितने भी सारे टॉपिक होंगे इसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम तो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में वह सारी चीज़ जो हमारे नीड्स को पूरा करता हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो सकता है, उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो आप लोग भी जानते हैं रिसोर्सेज एक फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ का फंक्शन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है रिसोर्सेज को कई भागों में बांटा गया है, जैसे ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। सबके बारे में एक एक करके डिफाइन में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन resources are classified into two types, that is biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, the resources are classified into two parts, that is renewable resources and non-renewable resources. On the basis of ownership, resources are divided into four parts: individual, community, national and international. On the basis of stages of development, that is potential, developed, stock and reserves. तो चलिए आगे इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। चलिए सबसे पहले समझेंगे ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, एक बायोटिक और एबायोटिक। पहले समझेंगे बायोटिक क्या है, तब समझेंगे अबायोटिक क्या है। तो पहले समझते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड करते हैं, जिसका एक लाइफ हो, हैव्स लाइफ, सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएंगे। अब समझते हैं बायोटिक मीन्स जिन जो भी रिसोर्सेज का लाइफ हो उसे हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। बस इजी वे में ऐसे ही समझा जा सकता है। अबायोटिक रिसोर्सेज ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक। मतलब वह सारी चीज़ जो कंपोज्ड हो नॉन लिविंग थिंग्स का, उसको हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। इजी वे में यही है। और एग्जांपल से समझ जाओ, रॉक्स और मेटल्स इज आर अबायोटिक रिसोर्सेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical process are called renewable और replaceable resources। एक बात यहाँ पे याद रखने को है कि renewable resources को ही हम लोग replaceable resources भी कहते हैं। और renewable resources वैसे resources हैं जिसको हम दोबारा reproduce कर सकते हैं फिजिकल मेथड या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। जैसे एग्जांपल में सोलर, विंड एनर्जी, ये सब का हम लोग दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस इसको कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ईटीसी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज आकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उसको आकर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए। दीज रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको फॉर्मेशन करने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब आगे है ऑनरशिप के बेसिस पे, जिसको चार भागों में बांटा गया है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। ऑनरशिप के बेसिस पे
डेट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो समझते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है। वह सारे दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। तो वह सारे रिसोर्सेज जो ओन्ड किए जाते हों प्राइवेटली इंडिविजुअल्स के द्वारा, उसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, these are resources which are accessible to all the members of community are called community owned resources। मतलब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज का मतलब है, आसान भाषा में समझ सकते हैं, जिसको एसेसिएबल किया जा सकता है कम्युनिटी के सारे मेंबर्स को मिला करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे है पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स आर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब इसी में नेशनल है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे पहले आता है नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। पहले समझते हैं नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। दीज आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशन एंड और कंट्री। ठीक है, जितने भी नेशनल रिसोर्सेज होते हैं वे कंट्री या नेशन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, जैसे कैनल्स हो गए, रोड्स हो गए, etc। चलिए पढ़ते हैं आगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखिए। दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब वह सारे रिसोर्सेज जो रेगुलेट करते हों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसे हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। ऐसे द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions are called international resources। मतलब सारे रिसोर्सेज जिसको रेगुलेट किया जाता हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, आसान भाषा में यही समझा जा सकता है, उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे 4 पार्ट्स में रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहला पढ़ते। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन। वह सारे रिसोर्सेज जो रीजन में फाउंड होते हैं, रीजन में पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता हो। जैसे एग्जांपल है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, particularly राजस्थान एंड गुजरात, हैव enormous potential for development, wind and solar energy। जो वेस्टर्न पार्ट है जैसे राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, वहाँ पे पोटेंशियल है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को डेवलप्ड करने का। ठीक है, मतलब आसान और इजी वे में समझो। बस सारे रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज रीजन में फाउंड होते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है। और एग्जांपल ये है। बाकी आप एनसीईआरटी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में कुछ आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब आगे है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब वह सारे रिसोर्सेज जिसके क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइंड किए जाते हों यूटिलाइज करने के लिए, उसको हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। इसी का तीसरा पार्ट है स्टॉक और रिजर्व्स। पहले समझते हैं स्टॉक क्या होता है। मटेरियल्स इन द environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not the approach by technology to assess this are included among stock। मतलब मटेरियल्स जो भी है इन्वायरमेंट में, उसको जो पोटेंशियल सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो उसको अप्रोप्राइज टेक्नोलॉजी से एसेस करे और इंक्लूड करे स्टॉक को। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हो स्टॉक क्या होता है। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड, जान रहे हो आप लोग, H2O, ये वाटर है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है, ये दो गैसेस से बना है, डेट इज हाइड्रोजन, डेट इज ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज फॉर रीच एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है
वो रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ये आप लोग भी जानते हो, साइंस में पढ़े होगे। तो ये हो गया स्टॉक का डिफिनेशन। चलिए अब समझते हैं रिजर्व्स क्या होता है। तो कुछ नहीं, रिजर्व्स आर अ सबसेट ऑफ स्टॉक्स। रिजर्व्स आर अ सबसेट ऑफ स्टॉक्स। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू, और बाकी मैं आप लोगों को एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। एमसीक्यू की भी सीरीज़ मैं जल्दी लाने वाला हूँ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये भी टॉपिक है एनसीईआरटी का। देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। रिसोर्सेज जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक वाइटल है, और वो मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ द लाइफ ह्यूमन बीइंग का। और दूसरा पॉइंट समझिए, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये पॉइंट आप आगे भी पढ़ें कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, बट देयर ओवर यूटिलाइजेशन हैज़ लेड टू मेजर प्रॉब्लम्स। उसके जो ओवर यूटिलाइजेशन अगर हो जाते हैं रिसोर्सेज के, तो वो लेड कर जाता है मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर के। और आगे है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये हो गए सारे पॉइंट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसी में टॉपिक एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है, ठीक है, वह एक ऐसा डेवलपमेंट है जो टेक प्लेस करता है इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए। बस यही इजी वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये समझना है हम लोगों को, है ना। तो चलिए समझते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन जून 1992। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन जून 1992 टू द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। इसके फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में उठ सकते हैं। इसका यूएनसीईडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये हेल्ड किया गया था रायो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। This summit supported global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development. For achieving sustainable development in the 21st century, the objectives of Agenda 21 are to eliminate poverty, sickness, illiteracy. एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव है क्या क्या? एलिमिनेट पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस, इलिटरेसी। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। बाकी इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। चलिए अब ये समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ अ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिनमें इन्वॉल्व है आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स है वो मैच करता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। India has made concentrate efforts for achieving the goals of a resource planning right from first 5-year plan launched after independence. इंडिया, हमारा जो इंडिया है वो एफर्ट्स किया था अचीव कर गोल्स को अचीव करने का, रिसोर्सेज प्लानिंग राइट, जो कि फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी हमारा एक टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। दैट इज गांधी जी वॉइस्ड his concern about resource conservation in these words। ये जो वर्ड्स है इसको ध्यान से देखिएगा। There is enough for everybody's need and not for anybody's greed। ये हमारे गांधी जी ने कहा था about conservation of resources। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ नहीं है, अब हमारा लास्ट यहीं पे हो गया, और ये हमारा क्लास 10 एसएसटी का पार्ट 1 हो चुका है। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे और एमसीक्यू की भी सीरीज़ जल्द ही स्टार्ट होने वाली है।
सो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय।